बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। हम दोनों की तरफ से सफ़र पाकिस्तान की तरफ से आप लोग करते हैं खुशामदीद। उम्मीद है आज का दिन आप लोगों के लिए खैर व बरकत वाला हो। और आज प्रोग्राम के आगाज़ में, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, बताते चलें कि अब सुबहनामा में इससे पहले कि डिटेल्स न्यूज़ हों, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम का आगाज़ हम करने वाले हैं एक सोगवार खबर के साथ। बिल्कुल अफसोसनाक खबर जिसने हम सबको अफसरदा किया और इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। हम भारी दिल के साथ आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि एक नन्ही कली 4 साल की बच्ची जो डाकों की गोली का निशाना बनी, और इस तरह के वाकयात न जाने कब रुकेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाकू वहां पर पहुंचे और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए, और एक नन्ही बच्ची इस गोली का निशाना जो अब अपने प्यारों से हम सब से रुखसत हो चुकी है। तो यकीनी तौर पर एक मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इन वाकयात को रोकना बहुत ज़रूरी है। माया, बहुत ज़रूरी है। अभी आप इस वक्त हम सुबहनामा में आपको दिखा रहे हैं, जो पहली खबर है वो नन्ही हरमैन की है, जिसकी आंखें और जिसका चेहरा मेरी आंखों में कैद है। और आई एम श्योर हर उस शख्स की आंखों में उस बच्ची का चेहरा इस वक्त कैद होगा जो इस वक्त ये खबर सुन रहा है या जिसको इस खबर का इल्म है। बहुत ही लापरवाही के साथ जो है ये माशरे में इस तरह के हालात और वाक़यात, और कितने बच्चों को हम इस तरह के वाक़यात के हाथों खोएंगे, किस तरह कितने बेगुनाह लोग इस तरह की फायरिंग्स के बीच में शिकार हो जाते हैं। इसके मामू का बहुत बुरा हाल है, इसके भाई का बहुत बुरा हाल है, जिन हालात में उनको वो लेकर गए, जिस तरह वो बच्ची को अस्पताल लेकर गए, वो फुटेजेस भी हम देख रहे हैं न्यूज़ में। आई एम श्योर आपने 92 न्यूज़ की हेडलाइंस में ज़रूर बारहा देखी होगी। इंतहाई अफसोसनाक, और इसीलिए कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट। और कई करोड़ों का शहर है, ना अस्पताल में जगह मिल रही है, ना पुलिस अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे रही है। मतलब कब हमारे कराची के मामला ठीक होंगे, कब ये बयानात से निकल कर लोगों को सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे, इन डाकुओं को लगाम डाल सकेंगे। शाहज़ेब, आपको पता है कि उस भाई ने कहा कि अगर मेरी बहन को उस वक्त सही सपोर्ट मिल जाती, मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती, तो शायद मेरी बहन, मेरी भांजी बच सकती थी। किस भारी दिल के साथ, किस तरह फिर हम कैसे खड़े होकर तमाम लोगों से हम सवालों का जवाब दें। फिर मिनिस्टर्स कहते हैं, फिर तमाम लोग कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि भाई ये नहीं और वो नहीं, लेकिन ये तो देखें नन्ही सी बच्ची चली गई, उसकी जिम्मेदारी कौन? अब कुछ भी कर लो वो बच्ची वापस नहीं आएगी, वो कुछ भी कर लो, उस माँ की गोद जो है वो उजड़ गई, कुछ भी कर लो, वो मामू, वो भाई, वो अफसोस के साथ कि किन हालात में, किस हालत में अपनी छोटी बच्ची को वो लेकर गए, अपने लखते जिगर, अपने खून को, अपनी भांजी को, अपनी बहन बेटी को वो लेकर गए, और वो बच ना सकी। और किस मूड से वो घर से निकले होंगे, किस तरीके से बाहर निकले होंगे, और न जाने उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि आज इतना बड़ा हादसा उनके साथ पेश आ जाएगा। तो खैर उस नन्ही कली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सके और साथ साथ उनको सजा भी दी जाए। अब बस एक ही जुमला कह सकते हैं तमाम बातों के बाद कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक सब लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, और उस बच्ची हरमैन को इंसाफ दिलाने के लिए जो हो सकेगा 92 HD और सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम पुरज़्म है। अच्छा, ये हो गई पहली खबर सुबहनामे में। अब आपको बताते हैं कि महंगाई का, जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं, तो महंगाई के साथ साथ एक और बुरी खबर है कराची वालों के लिए, और वो ये है कि अब टैरिफ में इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। तकरीबन 5 रुपये 49 पैसे इजाफे की जो तजवीज़ है, जो समरी है, वो नेपरा को भिजवा दी गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। अरे मजीद 5 रुपये, और दुआ ये कर रहे थे कि ये ना हो जो खबर आ रही है, लेकिन अब 5 रुपये, ये तकरीबन 5.5 रुपए हो गए ना। इसमें तो बिल्कुल एक पैसा काउंट करता है रस के हलाल कमाने वाले के लिए। शाहज़ेब, ये तो बिल्कुल ही, और ना गैस है ना कुछ है, अब उसके ऊपर अब लोग डरेंगे एक बल्ब भी जलाने से। बिल्कुल, और जब 5 रुपए एक यूनिट पर होंगे तो किस तरीके से पूरे बिल पर आपके असर पड़ेगा, और वो मेंटल टॉर्चर से जो कौम गुजरेगी उसका कौन जवाब दे। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं और कुछ ओमिक्रॉन का जिक्र कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था कलात के हवाले से कि वहां पर मुश्तबा 12 केसेस सामने आए थे, रिपोर्ट हुए थे, जिसके लिए अब उनके नमूने भिजवाए गए लेबॉर्ट्रीज, और ये चेक किया जा रहा है कि वाकई ये ओमिक्रॉन है। और इसके साथ साथ अब 6 मुश्तबा केसेस कराची में भी रिपोर्ट हुए हैं, और उनकी भी अब ये तहकीक की जा रही है कि वाकई ओमिक्रॉन हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आप सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एहतियात का दामन ना छोड़ें, एहतियात करें, समाजी फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें।
अगर इस तरीके से केसेस फैलते रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। भले अभी मुश्तबा है ऑब्वियसली कि एक डाउट है कि हो सकते हैं, लेकिन डाउट के पीछे भी कोई ना कोई कहता है ना कि एक छोटी सी कोई चिंगारी होती है तो वहां से धुआं आग लगती है ना। अल्लाह ना करे कंफर्म केसेस हो, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन देन अगेन एहतियात करना सबने छोड़ी हुई है, वो हम देख रहे हैं, हमें इसका ख्याल करना चाहिए, हमें सीरियसली लेना चाहिए भाई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि ओमिक्रॉन का जिक्र हो रहा है, तो ओमिक्रॉन के इलाज के लिए एक टैबलेट तैयार की गई है मर्क कंपनी की जानिब से, और इसके साथ साथ पिछले महीने बरतानिया में इस्तेमाल के लिए मंजूर भी इसको किया जा चुका है। और ये टैबलेट लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाएगी। एग्जैक्टली हंगामी सूरत हाल में, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अगर होगी, ओवर द काउंटर आप नहीं ले सकते। अमेरिका में ये जो गोली है इसको बरतानिया में अप्रूव तो किया गया है, लेकिन जब तक कोविड का आपका डायग्नोस कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी तो डॉक्टर आपको नहीं लिख के देगा, आप इस गोली को नहीं ले सकते। ये नहीं है कि आपको जब फील हो कि अलामात हो रही हैं तो आप ये गोली लेके और खा लें, ऐसा नहीं है, हंगामी सूरत हाल के लिए। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो एक रोज़ा दौरे पर थे लाहौर के, उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया और कुछ अहम बयानात भी दिए। उन्होंने कहा कि हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, हमें IMF के पास इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जब हमारी मईशत बढ़ती है तो डॉलर्स में कमी आती है, और जब डॉलर्स में कमी आती है तो हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है महंगाई में इजाफा शाहज़ेब। अब इसका मतलब तो खैर इसके बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन जो एक हमारे सामने वो ये है कि IMF के पास जाना पड़ेगा और मुल्की जड़ों को नुकसान पहुंचता है करप्शन से, ये भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा। इसके साथ साथ पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं असातिज़ा की, क्योंकि इस्लामाबाद में असातिज़ा एहतजाज करते रहे और उनके एहतजाज की वजह जो सामने आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा सड़कों पर निकला है, बैनर्स उठाए, नारे लगाए और वहां पर एहतजाजन उन्होंने एक छोटी सी रैली भी निकाली। इस तरीके से वो एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं सदर टीचर एसोसिएशन अजहर खान नवान साहब और जॉइंट एक्शन कमेटी फजल मौला साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें शो में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं इसी तरफ आऊंगा कि आप लोग क्यों नहीं चाहते, आप लोग के मुतालबात क्या हैं, और अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर लाया जा रहा है, उनके मातहत लाया जा रहा है, तो इसमें एतराज़ क्या है? जी मैं बता रहा कि 25 नवंबर 2021 को एक आर्डीनेंस जारी हुआ है सदर मुमलिकत पाकिस्तान की तरफ से, इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस के नाम से, जिसके तहत इस्लामाबाद की जो तालीमी इदारे हैं, यहाँ पे 423 तालीमी इदारे हैं सरकारी, जिसमें कॉलेजेस भी शामिल हैं, स्कूल्स भी शामिल हैं, और ये पूरी इस्लामाबाद में फैले हुए, उनको एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कर दिया गया है, मतलब लोकल गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया है, जिस पे हमारी कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, बच्चों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उसकी बेसिक वजह है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आप एक लोकल गवर्नमेंट को एजुकेशन तालीमी इदारे आपने ट्रांसफ़र कर दिए बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मशवरत के, और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हम समझते हैं कि तालीम इदारों के लिए तबाहकुन साबित होंगे। सर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ डिटेल शेयर करना चाहेंगे? अगर मैं आपको जी मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो सरकारी तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है कि वो तो बच्चे सरकारी तालीमी इदारों में आते हैं जो प्राइवेट इदारों की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। अब हमें ये ख़दशा है कि ये इदारे जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर चले जाएंगे तो वो बच्चे जो सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे उनकी फ़ीसें लगा दी जाएंगी। ज़ाहिर लोकल गवर्नमेंट के अपनी रेवेन्यू सोर्सेज कोई नहीं होते, वो रेवेन्यू सोर्सेज गेन करने के लिए, असातिज़ा कराम की तनख्वाहें देने के लिए, तालीम इदारों की मेंटेनेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाजमन वो बच्चों की फ़ीसें अदा करेंगे, बच्चों की फ़ीसें अदा करनी पड़ेगी, और ये अखराजात ऐसे समझ सरकारी तालीमी इदारे हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। और हम समझते हैं कि ये गरीब आवाम के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा दचका होगा, उनके साथ बड़ी ज़्यादती होगी अगर सरकारी तालीमी इदारे भी प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएँ। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि असातिज़ा जो हैं वो सब्र का, तहम्मुल का, इत्तदाली का, इसका सबक देते हैं, ये सिखाते हैं, लेकिन अगर उस्ताद ही ऐसे सड़कों पर आके एहतजाज करेंगे तो माशरे पर उसका क्या असर पड़ेगा आपकी नज़र में? जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने बड़े वो कहते हैं दिल पे पत्थर रख के हम सड़कों पे हैं, और ये हम बड़ी देर बाद आए। हमने काफ़ी इंतज़ार किया, हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, हमने टेबल टास्क की कोशिश की कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमारी जो मसाइल है, बच्चों के मसाइल है, तालीमी इदारों के मसाइल है,
असातिज़े कराम के मसाइल है, उनको किसी आला सतह हुकूमती अहदेदार हमारी बात सुन ले, ताकि ये नौबत ना है कि हमारी ख़वातीन और मेल मर्द, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पे आए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप इस्लामाबाद की कैपिटल में, इस्लामाबाद के मरकज़ में सड़कों पर असातिज़े कराम मौजूद है, अपनी तालीमदारों को बचाने के लिए, बच्चों की तालीमी मुस्तक़बिल को बचाने के लिए और अपने सर स्ट्रेचर को बचाने के लिए। अच्छा, अज़हर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर खान साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, क्या हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई नहीं आया, किसी से आपकी बातचीत नहीं हुई, या अभी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है, आप लोगों ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे हैं और उनसे जानने की कोशिश की है कि भाई हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, और उनकी जानब से क्या जवाब दिया जा रहा है, या इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में मदऊ किया। हमारे सेनेट की जो कायमा कमेटी थी, उन्होंने हमें बुलाया था और फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जनाब शफकत महमूद साहब से हमारी बात हुई थी। जो कोई 2 दिसंबर को हमने प्रोटेस्ट किया था, उसके नतीजे में शफकत महमूद साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने भी कहा था कि असूली तौर पर आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें कुछ टाइम दें और आप क्लासेस लेना शुरू कर दें। शुरू में हमारा क्लासेस का बाइकाट था, फिर उनकी यकीन दहानी पर हमने क्लासेस लेना शुरू कर दी, लेकिन 25 दिन गुजरने के बावजूद हमारी बात पर कोई तवज्जो आला हुकूमती लेवल पर नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि तालीम की ओवरऑल बदकिस्मती ये है कि कल हज़ारों असातिज़ा इकराम पार्लियामेंट के सामने थे, लेकिन किसी हुकूमती नुमाइंदे के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि ये कितना अहम और संगीन मसला है। हम कहते तो हैं कि तालीम हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं, उस्ताद है जिसके ज़रिए तालीम फैलाई जाती है, जो तालीम देता है, उसको नहीं पूछा जाता। इस्लामाबाद के इदारे पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली इदारे हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहे हैं, और बाकी जो हमारे मुल्क के सूबे हैं वो इनकी मिसाल देते हैं, मॉडल इदारे हैं। बेहतरीन रिजल्ट के बावजूद इन इदारों को एक ऐसे इदारे के अंडर दिया जा रहा है जिसकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ना होने के बराबर है, और जो जिस अदारे का अभी वजूद ही नहीं है, इस्लामाबाद में मेयर मौजूद ही नहीं है। फिर सेक्शन 22 के तहत उसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है हर चीज़ उठा के मेयर को दे देगी। तो हम समझते हैं कि जिस अदारे के अंदर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है वो ये बोझ कैसे उठाएगा। लेकिन मैं यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बावजूद हुकूमती लेवल पर अभी तक हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की प्रायोरिटी शायद एजुकेशन नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा बड़े अफसोस के साथ, आप कह रहे हैं बड़े अफसोस के साथ, मुझे एक और सवाल भी करना पड़ रहा है कि पुलिस और असातिज़ा के बीच में तसादुम हुआ, उसकी वजह से डंडे तक की नौयत आ गई। ऐसी क्यों सिचुएशन हुई कि डंडे तक की नौयत बढ़ गई? हमारी इंतजामिया से बात हुई कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं और आइन हमें इस बात का तहफ़्फ़ुज़ देता है कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने जाना था, डी चौक पर हमें रोका गया, लेकिन उसके बाद फिर इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद उन्होंने हमें आगे जाने दिया। थोड़ा बहुत लाठी चार्ज वहाँ हुआ है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। असातिज़ा कौम के मामार हैं, उन पर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, उनको पुरअमन प्रोटेस्ट का हक दिया जाना चाहिए, और हमने अपना वो हक इस्तेमाल किया है और हम पुरअमन तौर पर रहे हैं, अपनी बात वहाँ पर पहुँचाई है और उसके बाद हम वापस आ गए हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने हमारी बात पर तवज्जो ना दी तो हम फिर मजबूर होंगे दोबारा प्रोटेस्ट करने पर, और फिर हमारा प्रोटेस्ट शदीद भी हो सकता है। इसलिए कि हमें इस बात का दिली अफसोस है कि हुकूमत ने हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, और हमें लगता है कि शायद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। शाज़ेब, असातिज़ा पर डंडे बरसाना, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, असातिज़ा तो माँ बाप के बाद असातिज़ा होते हैं। एक तरफ वो जैसे बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस के साथ जिस तरीके से ये झड़प हुई है और उसमें जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, और आपकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि दोबारा इसी तरीके से एहतजाज किए जाएंगे अगर मुतालबात पूरे नहीं होते। आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, सदर टीचर एसोसिएशन अज़हर खान नवान साहब और जॉइंट एक्शन कमेटी फजल मौला साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें शो में ज्वाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं शाज़ेब, और इस खबर के बाद अब जो खबर इस वक्त कराची और सिंध और पूरे पाकिस्तान में है वो है मेरे ख्याल मौसम की बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं। पहले ठंड बहुत हो गई, सर्दी बढ़ गई, फिर एकदम से कुछ दिनों का गैप आ गया। हमारे वेदरमैन ने बताया कि जी गर्मी थोड़ी सी आएगी, सर्दी में कमी आएगी बेसिकली, फिर बारिशों का इम्कान है। वो इम्कान पिछले 2 दिन से पूरे कुछ 2 दिनों से बादल भी आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में लोग ठिठुरना शुरू हो चुके हैं।
तो अब हम ये उम्मीद कर लें कि कराची में बारिश होगी तो यहाँ भी हम ठिठुर हाँ, जाएंगे। लॉट ऑफ ठिटर बट नो हीटर। तो गैस तो है नहीं, तो हीटर तो आप ऑन कर नहीं सकते, इसलिए यही दुआ करें कि बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर ना आए। तो ये सारी बातें सिर्फ एक ही शख्स है जो करते हैं हमारे साथ बैठकर, और वो हैं जवाद मेमन साहब, वेदरमैन हमारे, जो हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। कैसे साहब, खैरियत से, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बातें कुछ सामने आ रही हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि 25-26 से कोई बारिश का इम्कान है कराची में, हल्की बारिश होगी, ठंड में इजाफा होगा। अब 25-26 बहुत करीब आ गई है, सिर्फ एक दिन का फासला रह गया। बादल आए हुए, हाँ, और बादल भी आए हुए। तो ये क्या सूरत हाल बन रही है, कितनी बारिश होने वाली है, कितना ठंड में इजाफा होने वाला है? देखिए शातिब भाई, कराची के हवाले से बात करें तो आज और कल ड्रिजल पॉसिबल है, लाइट रेन कुछ इलाकों में अगर हो जाए, बाकी तकरीबन ओवरकास्ट वेदर रहेगा। अब ये जो सिस्टम आ रहा है ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके जो प्रॉपर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कराची में 26 के लेट आवर से लेके 28 दिसंबर तक रहेंगे, जिसमें 27 और 28 को जो है वो तकरीबन एरियाज़ में लाइट टू मॉडरेट, कुछ एरियाज़ में कुछ लो पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ एक आधा हैवी स्पेल भी हो जाए। अच्छा, तो हम जैकेट सैकेट्स निकाल लें, फिर उसके बाद पहले भी आपने कहा था निकाल लें, फिर मैं थोड़ी देर के लिए रख दी, अब वापस निकाल रख लें। बिल्कुल बिल्कुल, जैकेट स्वेटर जो भी आपने रखे हैं उसको दोबारा निकाल लें। अच्छा, और बारिशों का जावेद भाई, बारिश और ठंड दोनों का जो पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ रहा है वो भी जरा बताइएगा, कुछ और नया हो। जैसे हमें तो बता दिया आपने 26 और 28 के बीच में हम तो रेडी, लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल देखिए ओवरऑल पाकिस्तान आज रात से जो है ये सिस्टम बलूचिस्तान में एंटर हो जाएगा। अच्छा, इंटायर बलूचिस्तान के तकरीबन एरियाज़ में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें हैं, पहाड़ों पर तेज़ बर्फ़बारी है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सिस्टम जो है वो सिंध की तरफ मूव करेगा। सेंट्रल सिंध, अपर सिंध में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं बारिशों के। अगेन फिर ये पंजाब में जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें फॉग और स्मॉग रिलेटेड जो रीजन्स हैं, बिल्कुल वो बहुत बड़ी वहाँ प्रॉब्लम पर है। बिल्कुल आज भी खबरें आ रही हैं सामने लाहौर से कि वहाँ शदीद फॉग है, खासतौर पर अगर मोटरवे की बात करें लाहौर टू इस्लामाबाद तो बहुत शदीद धुंध की वजह से बंद भी कर दी है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द, कब तक एक्सपेक्टेड है वैसे कि लाहौर में या आसपास के शहरों में पंजाब के बारिशें शुरू हो जाएंगी? बस ये अगले 24 से 36 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटों में जो है वहाँ पर इसके बारिशों के स्पेल जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बारिशें तो आ रही हैं, क्योंकि कभी बारिशें हवा के साथ आती हैं, कभी बहुत ही साइलेंट सी जिस तरह होती हैं, तो ये जो बारिशें आ रही हैं, देखें बारिश के बाद ठंड तो बढ़ेगी, ये तो नज़र समझ में आता है, लेकिन क्या हवाओं वाली बारिश होगी, क्या साथ थंडर्स भी हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में अमूमन ऐसा होता है कि थंडर स्टॉर्म्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, थोड़ी बहुत तेज़ हवा कह सकते हैं आप, लेकिन जो बहुत जो गरज भरे तूफान होते हैं वो अमूमन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में नहीं आते, ज़्यादातर साइलेंट रेन्स ही रहती हैं। ओके, इज इट गोइंग टू बी विंडी इन कराची? इज़ इट गोइंग टू बी विंडी, और जैसे ही ये सिस्टम क्रॉस होगा इसके बाद जो है अगेन विंड स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। यही चीज़ है जो हम काफ़ी टाइम से आपको याद है कि बताते भी आ रहे हैं कि जैसे ये सिस्टम निकलेगा इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेव है, दोबारा कराची और पाकिस्तान, कराची सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा, और अगेन पाकिस्तान के जितने भी एरियाज हैं उनमें फिर एक दफ़ा फिर जो है वो फिर शदीद लहर आएगी सर्दी की। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब हमसे इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान सूरत हाल है और शदीद सर्दी एक बार फिर आने वाली है, लेकिन सर्दी तो आ रही है, यहाँ एक ब्रेक भी आ रही है, छोटी सी ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और हम भी दोनों आ रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और अब चलते हैं एक और ख़बर की तरफ। याद है शाहजेब के हम लोगों ने SSGC के हवाले से रिपोर्ट्स की थी, कुछ कवरेज की थी, और ये भी बार बार बताया था कि 4 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट कभी ना कभी तो आना था ना, कभी ना कभी तो वो प्रेशर में आना था। और अब क्या हुआ? जब LNG और CNG स्टेशंस बंद करने का फैसला सामने आया था और उन्हें बंद किया गया था, तो हमारे 92 HD न्यूज़ ने ये खबर उठाई थी कि तकरीबन 4 लाख मुलाजमीन ऐसे होंगे, और आप वहाँ गई भी थी, उनसे बात भी की थी कि वो बेरोजगार होंगे तो किस तरीके से उनका गुजारा होगा। और अब हम देख रहे हैं कि एहतजाज सामने आ रहे हैं, धरने सामने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो MD SSG हैं उनको बरतरफ किया जाए। मुजाहिरीन क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ सनतों में पैदावारी अमल शदीद मुतासिर हो रहा है, वहीं सुई सदरन की जानिब से CNG एसोसिएशन को
2.5 माह के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी है। इस पर सीएनजी एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है और इस हवाले से उनका जो एहतजाज है वो कब तक जारी रहेगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हम सुई सदरन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शोएब खान जी मौजूद हैं। सर बताइएगा। हमारे सीएनजी सेक्टर को 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ एक ईमेल पे और एक मैसेज के ऊपर। आज हमारी बंदिश का तकरीबन 23वां दिन है और हम इस 23 दिन के अंदर हर दर पे गए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। कल SHGC के कुछ नुमाइंदों ने हमें बुलवाया शाम में और हमें सिर्फ एक बात कही कि जी हमारे पास गैस नहीं है, हम आपको गैस नहीं दे सकते। हम कहाँ जाएं, कारोबार हमारा बंद है, घर जाते हैं तो भी वहाँ मुसीबत है। हमने सोचा हम भी यहीं बैठे रहेंगे, जब तक गैस नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने स्टाफ को, मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से दें, ओवरहेड एक्सपेंस कहाँ से दें। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम हमाद अज़हर, MD SHGC से मुतालबा करता हूँ फिल फोर्स हमारी गैस बहाल की जाए। हम अपना हक मांगने आए हैं और अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। गैस ना मिलने की वजह से कराची समेत सिंध भर में 600 से ज़ायद CNG स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हैं। CNG स्टेशन बंद होने से वहां पर काम करने वाले तकरीबन 30,000 मुलाजमीन इस वक्त नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। CNG एसोसिएशन का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बहाल करे ताकि उनका कारोबार चल सके। बसूरत दीगर उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। आपने देखी किस तरीके से वो मुतालबात सामने रख रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि जो उनकी नौकरी चली गई है, जो उनका रोजगार चला गया है, वो वापस लौट आए। और बिल्कुल लौट आने की बात अगर करते हैं तो एक ऐसा इनकलाबी कदम मैं समझती हूँ कि कभी ना हमने देखा ना कभी सुना, लेकिन हाँ ये इनकलाबी कदम जो है वो पंजाब फ्री मिल्क के हवाले से है। बिल्कुल, और बच्चों की सेहत के लिए ये वाकई इनकलाबी कदम इस तरह है कि जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं पंजाब में, उन्हें मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा, उन्हें मुफ्त दूध दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी इब्तदाई तौर पर सिर्फ शेखुपुरा और अटक में इसका आगाज़ किया जा रहा है। तकरीबन 90 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल्स में ये आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसको पंजाब भर में फैलाया जाएगा और तमाम बच्चों को ये मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा रोजाना की बुनियाद पर। ये इतना अच्छा कदम है शाहजेब, ये सिंध में भी होना चाहिए, लेकिन इसका मकसद क्या था, ये इनकलाबी कदम के बारे में सोचा क्यों गया, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे आज हम। बिल्कुल, हम बात करते हैं तर्जुमा अली रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, वाकई इनकलाबी कदम है, बच्चों की सेहत से मुताल्लिक ऐसा होना चाहिए और होना भी ज़रूरी है। बताइएगा इब्तदाई तौर पर, जैसे कि जिक्र किया जा रहा है शेखुपुरा अटक में इसका आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन बाकायदा आगाज़ किस तारीख से होगा, कब से होगा और किस तरीके से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा? अच्छा सर, ये तकरीब लॉन्चिंग हो चुकी है मंडे से। पीसी में इसका इनॉग्रेशन सेशन था। ये इब्तदाई तौर पर 6 मंथ के लिए है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तावन से ये डिस्ट्रिक्ट अटक और शेखुपुरा में इब्तदा किया गया है और जब 6 मंथ की फाइंडिंग और रिजल्ट इस पे आ जाएंगे देन फर्दर पंजाब में इसे मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छा, मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछना बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूटी के हवाले से जो बिल्कुल, मुझे ये जहन में मेरे ये सवाल आया था आपने कि बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा इरादा है, 6 महीने तक देखा जाएगा, इसका रिजल्ट और नजर आएगा तो इसको मजीद कंटिन्यूटी की तरफ लेके जाएंगे इस प्लान को। लेकिन एक प्लान ये 6 महीने तक कितना कामयाब होगा, सिर्फ अनाउंस हो जाएगा या इसका फॉलो अप होगा, या क्या आम आवाम को पता चल सकेगा? क्योंकि इस तरह के मंसूबे तो अक्सर आते हैं लेकिन उनका फॉलो अप नहीं नजर आता। नहीं, देखें, ये आज इसका तीसरा या चौथा दिन है गालबन। ये डिस्ट्रिक्ट अटक और शेखुपुरा में इसका इनॉग्रेशन हो चुकी है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और प्राइजलैंड के एंग्रो के तावन से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जो एंग्रो टीम है वो इसमें मिल्क प्रोवाइड करेगी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तहत जो 90 स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं उनको ये मिल्क हर स्टूडेंट को दिया जाएगा 6 माह तक। और जो फाइंडिंग आएंगी उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, जिसके लिए युवास और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च करेगी और देन इसे फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे और ये 6 माह तक वो अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट इसे फर्दर देखकर उसके नतीजे पर इम्प्लीमेंट करेगी।
अच्छा सर, इस पर इम्प्लीमेंट तो किया जाएगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल करना बड़ा ज़रूरी है कि जब ये स्कूल्स में जाएगा, तमाम बच्चों को पिलाया भी जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं से दूध जो है वो चोरी भी ना हो और तमाम बच्चों को खालिस भी हो, तमाम बच्चों को मिल भी सके, जितने बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन सबको ये दूध मिल सके। हाँ नहीं, इसमें देखें ये जो फ्राइजलैंड एंग्रो कंपनी है, इनको ऑलपर जो मिल्क पैड गालबन 120 ml का है वो दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। अब वो जो ऑलपर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑथोराइज है और इसमें तो शक नहीं है। अब जो आपका ये सवाल है इसमें मतलब रियल प्योर होगा या नहीं होगा, इस पे तो नो डाउट। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन का है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी पैप के तहत 89 स्कूल्स को रन कर रही है और वो ना सिर्फ इसमें पिछले 2-3 साल से उन्होंने परफॉर्मेंस, अटेंडेंस और स्टूडेंट की ग्रोथ को बढ़ाया है और इम्प्लीमेंट। ठीक है सर, बहुत अच्छा इकदाम है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ही कंटिन्यू रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अब आगे चलते हैं जिसका आप पहले जिक्र कर रहे हैं। मैं पहले जिक्र भी कर रही थी और मैंने देखो एक प्लास्टिक जो हमारे पानी की बॉटल्स होती हैं, हम लेते हैं, हम खरीदते हैं और हम पानी पीने के बाद इसको ट्रैश कर देते हैं और फिर हम दूसरी एक नई बॉटल ले लेते हैं। क्या ऐसा, अगर मैं तुमको बताऊं कि एक नई खबर जो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम आपको दिखा रही है कि ये बॉटल ही रिसाइकल होकर इसी को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है, इसको रीयूज किया जा सकता है, इसमें नुकसान भी कोई नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और ये खबर क्या है? असल में कचरे के ढेर बनने से बचाया जाएगा। जिस तरीके से हम प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं और वो हम कचरे में फेंक देते हैं तो उसके बहुत नुकसान आते हैं। तो एक तरह से ये माहौल दोस्त मशीन तैयार की गई है जिसके अंदर आप बॉटल डालेंगे और आपको एक ग्रीन कॉइन मिलेगा। लेकिन ये ग्रीन कॉइन क्या है और किस तरीके से हासिल किया जाता है और इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है, ये सब जानने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है। हमारे दो मेहमान हैं हमारे साथ। हमने दावत दी है सारा जलाल साहिबा को और आलिया दाऊद। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे शो में आई। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा सारा साहिबा कि किस तरीके से इस इनिशिएटिव का आगाज किया गया, मतलब इसका मकसद क्या है? जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं गंदगी ना फैले या रिसाइकल किया जाएगा? बेसिकली ये जो हमारा रिवर्स वेंडिंग मशीन है, इसका इनिशिएटिव ये था या ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पाकिस्तान में भी स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करें। और इन जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसका जो एक कॉन्सेप्ट होता है 3 R's का, विच इज़ रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, उस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करें और इसको एक्सेलरेट करें और एग्रीवेट करें मल्टीपल MNCs के साथ कोलैबोरेट करके। अच्छा, अब ये है क्या, जरा बताओ। इसमें जैसे मैंने बताया वो सही बात बताई कि यही प्लास्टिक की जो पानी की बोतल है वो रीयूज हो सकती है। बेसिकली ग्रीन कॉइन क्या है वो उसके बारे में भी जी, बेसिकली ये जो मशीन है, जैसे हमारे पास वेंडिंग मशीन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, वी टेक आउट समथिंग, ठीक है, ऑन द एक्सपेंस ऑफ समथिंग। जैसे जो भी वेंडिंग मशीन होती है उसमें से कुछ निकलता है। एग्जैक्टली, आप कोई पैसे देते हैं, आप पैसे देते हो, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, रिवर्स वेंडिंग मशीन। अच्छा, वो कैसे? विच मीन्स कि आप इसके अंदर अपना ट्रैश डालेंगे, ट्रैश डालें एंड यू विल गेट अ मनी। लेकिन वो ग्रीन कॉइन के थ्रू मिलेगा। एग्जैक्टली, वो ग्रीन कॉइन के थ्रू किस तरह मिलेगा कि आपके जब भी आप अपने एक मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी, जब भी आप अपना कोई प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे, अपनी कोई बॉटल डिस्पोज करेंगे, आप QR कोड के थ्रू उसको स्कैन करके उससे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ग्रीन पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब उसको आप किसी भी तरह से रिडीम कर सकते हैं। किसी शॉपिंग मॉल में जाके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, आपको एक वाउचर मिल जाएगा, आप किसी रेस्टोरेंट में रिडीम कर सकते हैं। सो दे आर मल्टीपल फ्रेमवर्क। कचरा दो पैसा लो। एग्जैक्टली ये तो जबरदस्त बात हो गई। अभी जो हम जिस स्टेज पर हैं, वी आर एक्चुअली इन स्टेज ऑफ कोलैबोरेशन। हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड, ज्यादा से ज्यादा वो एग्जैक्टली, क्योंकि ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक तो एनवायरनमेंट के लिए, हर इंसान के हर लेवल के लिए बहुत जरूरी है। 250 मिलियन का प्लास्टिक वेस्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है। प्लास्टिक की डिकम्पोजिशन जो है वो मोर देन 100 years लेती है। सो हम एक चैनल बनाना चाह रहे हैं जिसके थ्रू प्लास्टिक जो है वो प्रॉपरली जमा होके प्रॉपरली रिसाइकिल हो रही हो और हम मेक श्योर कर रहे हो कि वो रिसाइकिल हो रही है। यानी कि आपको तो बहुत सारी, आपकी बात काटने के मकसद नहीं था, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो पानी बनाने वाली कंपनीज है वो भी आपको बिल्कुल, पानी, मोबाइल, ऑयल कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज हैं, बहुत सारी जो कि जिनका काम ही प्लास्टिक बॉटल से रिलेटेड है। तो अगर तो हम सिर्फ उसी सिस्टम, उसी को चैनलाइज कर लें तो वो भी एक बहुत एडवांटेजेस हमारे लिए हो सकता है। सेकेंडली हमारा एक पॉइंट है कि हमने देखा होगा कि अफगानी जो बच्चे होते हैं जो कचरा चुन रहे होते हैं, तो उनको भी बॉटल्स, वो प्लास्टिक बॉटल्स जमा कर रहे होते हैं, देन वो मिडिल मैन के थ्रू सेल आउट कर रहे होते हैं। तो हमने उनके लिए भी एक
इसको एक इंसेंटिवाइज किया है कि हम उनको पर बॉटल बहुत अच्छी प्राइस दे रहे हैं जो कि वो बच्चे एग्जैक्टली वो जमा करके लाएं प्लास्टिक एंड वो हमें दें एंड हम उसको प्रॉपर्ली अच्छा, क्या रिसाइकिल कॉस्ट है? करेंगे। फर्ज करें कि अगर कोई आम शहरी है वो जाके इस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर 2 बॉटल्स डाल रहा है, 3 बॉटल्स जो एक नॉर्मल ये इस्तेमाल की बॉटल्स होती हैं 500 ml की इसकी, तो उसकी क्या कॉस्ट है जो उसको मिल सकेगी, ताकि वो इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे कि भाई अगर हम ये बॉटल्स फेंक रहे हैं यहाँ पे तो बेहतर है कि हम यहाँ देते हैं, हमें इतनी कॉस्ट मिल जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, बेसिकली ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, कोई एक प्राइस या एक अमाउंट में आपको जैसे कोट नहीं कर सकती। प्रॉब्ली आप रफ आइडिया रखेंगे 10 बॉटल्स पे आपको जो है 1 रुपीज या 2 रुपीज इस तरह है, बट ये इस तरह का है कि वो 10 बॉटल्स पे 1 और 2 रुपीज के बजाय फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीन अगर किसी मॉल में रिडीम हुई हुई है, राइट, सॉरी मॉल में डिप्लॉय हुई हुई है, आप मॉल में कुछ बॉटल्स डाल रहे हैं, आप पॉइंट जमा कर रहे हैं, वही मॉल में ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपके क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, परफ्यूम डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लेके वो अगर हमें जो है वो पॉइंट्स अपने जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें तो वो पॉइंट्स जाके आप अपनी परचेजेस पे रिडीम कर सकते हैं, कपड़े आपने खरीदने हैं, कोई भी आपने और बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है कि आपने वहीं से जो डिप्लॉय हुई मशीन है, आपने कुछ 15 पॉइंट्स आपको मिल गए, वो 15 पॉइंट्स फला ब्रांड के पास जाएंगे आपको, तो उसका डिस्काउंट आपको यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें वेरी गुड मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, इसमें पैसे भी जैसे इन कैश भी दिया जा सकता है, मोबाइल टॉपअप्स होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं, प्लस कोलैबोरेशन पे पॉइंट रिडेम्पशन का भी एक सिनेरियो है जो कि दिए जा सकते हैं। क्योंकि आपका ताल्लुक सुना है एनईडी से है, वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत टैलेंट निकलता है एनईडी से, और मार्ट लैब आप लोगों की स्मार्ट लैब राइट। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि जब मैं देख रही हूँ माशाल्लाह शाज़ेब भी जबरदस्त सवाल कर रहे हैं और आप जबरदस्त तरीके से दोनों फेस कर रही हैं। अब ये जो कि मैं लड़की वाला पॉइंट ऑफ व्यू पे एकदम से ले आती हूँ ना कि ये देखो कैसे सर हिलाता है, लेकिन एक खातून होते हुए, एक लड़की होते हुए, एक फीमेल होते हुए माशाल्लाह आप लोग कितना एक स्मार्ट आपने कदम उठाया है, स्मार्ट आइडिया के साथ। तो कैसा रहा है चैलेंज अब तक सो फार? चैलेंज बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को जितना आम कर सकें, जितना हम लोगों को अपने साथ ला सकें, आप जितने ज़्यादा लोग होते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, तो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ इस इनिशिएटिव में पार्ट लेंगे, हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे, हमारे लिए उतना ईजी होगा इस चीज़ को आम करना। बिकॉज देखें, प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग है और जिस तरह के इनिशिएटिव्स हैं वो ग्लोबली लिए जाते हैं और वहाँ के लोग खुद सोसाइटी उसमें पार्ट है, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग साथ स्पॉन्सरशिप भी जोड़ें। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया शो में, और छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम बैक, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और शो में जिस तरीके से हम बातें कर रहे थे, तो अब आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ खबरें सामने आ रही हैं इंटरेस्टिंग किस्म की, और ये हम लगाएंगे दुनिया का गोल चक्कर। जैसे कि हमने सुबनामा पहले पेश किया, अब गोल चक्कर लगाते हैं। अब गोल चक्कर लगाते हैं, और ये दुनिया का जो गोल चक्कर है आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले सीधा पाकिस्तान की फ्लाइट जा रही है अमेरिका। बिल्कुल, और वहां पर क्या हुआ है, वहां पर एक मोहम्मद शख्स 87 साल का जिन्होंने अपनी पोती के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। यानी कि तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और तालीम हासिल करती रहनी चाहिए। और इनकी ये जो वीडियो और ये तस्वीर हैं, इसकी पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उन्होंने वहाँ से इनफैक्ट कॉलेज के लोगों ने ही इसको वायरल किया और वहाँ पर इस सारी दुनिया को दिखाया कि भाई एक दादा ने अपनी पोती के साथ ग्रेजुएशन की, जो कि वाकई में मुबारक हो ग्रैंडपा आपको कि आपने ग्रेजुएशन की और इत्तलामा ये मुकम्मल किया कि जी इनकी पोती ने भी इनके साथ ही ये जो हदफ था ये हासिल कर लिया। मतलब पोती और दादा दोनों जो हैं वो साथ साथ ग्रेजुएट हुए हैं। Absolutely. अब आपको बताएं कि आप मुझे ये बताएं माया कि क्या आपने दुनिया का सबसे महंगा तरीन टेक्स्ट कितना सोचा होगा, कितने का हो सकता है? मैं ना सिर्फ यही सोच रही हूँ कि पहला टेक्स्ट मिल भी गया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहला टेक्स्ट मिल गया, और वो है तकरीबन कितना $1,21,000 में वो नीलाम हुआ जब उसकी नीलामी की गई। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि जो प्रोग्रामर थे उसके 3 दिसंबर 1992 को बरतानिया में एक कंपनी मैनेजर को अपने कंप्यूटर से उन्होंने क्रिसमस की मुबारकबाद का मैसेज किया था। ये था वो पहला क्रिसमस मैसेज। विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस। बिल्कुल, ये एक मैसेज था। और आप सोच सकते हैं कि आपको भी और मुझको भी, आई एम श्योर आपको भी अपना पहला टेक्स्ट याद नहीं होगा,
लेकिन दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट कम से कम मिल चुका है और वो $1,00,000 का है। दिस इज अनबिलीवेबल। इसके साथ साथ जो जंगली हयात से मोहब्बत करने वाले इदारे, एनिमल क्लब, तालिब इल्म और आम शहरी अपनी पसंद के जानवर परिंदे को गोद ले सकते हैं। वहाँ बहुत परिंदे भी बहुत सारे हैं, बड़े खूबसूरत बहुत सारे हैं और दिस इज़ अमेजिंग। बहुत ही अच्छा स्टेप है और मैं समझती हूँ कि जानवरों को बेचारों को तो नहीं पता होता है कुछ, उनके तो ना अल्लाह ने उनको वो हिस्से नहीं दी, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात को ज़रूर वो नज़र दी है कि वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात के लिए दिल रखें, नियत रखें और रहम दिली रखें। और इस तरीके से उनकी देखभाल में कितनी मदद मिलेगी, क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से ये शुरू हो रहा है, इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर सलीम साहिबा ने। करीम साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो लाहौर वाले हैं वो कब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कब ये जानवर गोद ले सकते हैं, क्या इसका आगाज़ कर दिया गया है? ज़ूस में अडॉप्शन प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो इस तरह से कि जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़ूस में होता है, तो एनिमल्स को वो अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, उनको नाम रखना पसंद करते हैं और इसी तरीके से उनका जो एनिमल लव है वो एक ये बढ़ाने का बेसिकली ज़रिया होते हैं। ज़ू में अडॉप्शन प्रोग्राम सिंस 2000 जो है वो वर्किंग में है और अब तक बहुत सारे इदारे हमारे मुख्तलिफ जानवर जो हैं अडॉप्ट करते रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है और कोई भी बंदा जो एनिमल लवर है वो इनको अडॉप्ट करता है। अच्छा ये बताइए किरण कि ज़्यादातर लोगों का किस तरफ ज़्यादा दिलचस्पी होती है, कौन से जानवरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जो आपके पास उनकी अडॉप्शन के लिए आते हैं उनका ज़्यादातर सवाल किन के लिए होता है कि क्या वो हैं आपके पास, या इस हवाले से बताइए। लाहौर ज़ू में तमाम एनिमल्स जो हैं वो अडॉप्शन के लिए मौजूद हैं और ज़्यादातर जब इदारे या कोई एनिमल लवर अडॉप्ट कर रहा होता है वो अपने पसंद के जानवर को अडॉप्ट करना ज़्यादा जो है उसका शौक़ रखता है। अब इसमें इस तरह से होता है कि ज़्यादातर जो हमारे एनिमल अगर हम अडॉप्शन में देखें तो लॉयंस और टाइगर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों का। ख़ास तौर पर अगर कोई कब्स हैं, जो लॉयन कब्स या टाइगर कब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा मंकीज़ हैं और बर्ड, ये हमारी एडॉप्शन लिस्ट में टॉप पे बिल्कुल। ये किरण साहिबा काबिल तारीफ कदम है ये आप लोगों का, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ आपके कि यहाँ पर कितने और कौन से जानवर अभी मौजूद हैं और उनकी हालत कैसी है अभी? लाहौर से चिड़ियाघर में इस वक्त हमारे पास 104 इकसाम के मुख्तलिफ परिंदे और जानवर मौजूद हैं और इनकी तादाद तकरीबन 1200 के करीब बन जाती है। अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ माशाल्लाह इन सब की बहुत अच्छी है। आपको थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि इनकी हेल्थ को केयर के लिए जो हमारे पास स्टाफ है उसमें हमारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर और फिर हमारे जो वेटनरी सुपरवाइज़र, हेड कीपर और कीपर्स हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि एनिमल हेल्थ केयर को लुक आफ्टर करते हैं, जानवरों का ख्याल रखते हैं। जो भी मौसमी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उस हवाले से स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि ये किसी बीमारी का शिकार ना हो। अच्छा किरण साहब ये भी बताइएगा कि कोई आपने फ़ीस रखी है अडॉप्शन के लिए, या इसका कोई तरीका या कोई आसान, कि अगर कोई करना चाहे अडॉप्ट तो वो किस तरीके से आप तक अप्रोच कर सकता है, क्या प्रोसीजर होगा? जी, तरीक़ाकार इसका बहुत ज़्यादा आसान है और इसका मकसद भी यही है कि हम अपने जो भी विज़िटर्स हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल लव को जो है वो बढ़ा सकें। इसमें सिंपल ये है कि एनिमल के जो फीडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैलकुलेट किए गए हैं। वो फीडिंग एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या एनिमल लवर ने जो एनिमल अडॉप्ट कर रहा होता है उसने पे करने होते हैं। इस हवाले से कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने इसको 1 साल के लिए ही करना है, बल्कि कई दफ़ा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हमारा टाइगर अडॉप्ट करें, तो अगर टाइगर का जो पूरे साल का एक एडॉप्शन रेट जो बन रहा होता है वो 6 लाख है, वो 6 लाख नहीं वो दे सकते, लेकिन वो हमारे लिए एनिमल को 1 मंथ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन आप 15 डेज़ के लिए एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो द ओनली पर्पज़ इज़ टू गिव द चिल्ड्रन एंड स्पेशली द एनिमल लवर्स द अपॉर्चुनिटी टू नेम द एनिमल, टू अडॉप्ट दैट एनिमल, और वो उस एनिमल के जब ओनरशिप लेते हैं तो फिर उसका वो ख्याल भी रख रहे होते हैं। एनिमल लव है, एनिमल कंजर्वेशन है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शुरू से ये कर रहे हों। तो इस हवाले से ये इसको बहुत एक लीनियंट रखा गया है। एक और चीज़ मैं आपको ख़ुसूसी तौर पर शेयर करना चाहूँगी कि वो बच्चे
जो 11 साल से कम उम्र है उनके लिए खसूसन यंग एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम है। अब जैसा मैंने एक टाइगर का ही जिक्र किया कि टाइगर की अगर अडॉप्शन रेट एक साल का 6 लाख है, उस हिसाब से तो उसका 1 माह का भी काफ़ी ज़्यादा बन जाना है। लेकिन अगर बच्चा 11 साल से छोटा है और वो एनिमल को पसंद करता है, अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये फ़ीस जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये है। और इसका यही है कि इसका हमारा मोटिव ही यही है कि अफेक्शन नॉट मनी, कि हम इसमें जो है उसको मनी साइड पे नहीं, बल्कि इस तरीके से कि बच्चे जो हैं कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझें, वो वाइल्ड के साथ प्यार करें और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल किरण साहिबा, इस तरीके से बच्चों को देखभाल करनी आएगी जानवरों की। लेकिन इसके साथ साथ ये बताएगा कि दीगर शहरों के मुकाबले में लाहौर का चिड़ियाघर वाकई बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट वहाँ की बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो गैर मुल्की सफारी पार्क्स हैं उनके मयार तक हम कब पहुँचेंगे? इसको मैं थोड़ा सा डिनाई करूँगी कि लाहौर चिड़ियाघर को पाकिस्तान के बेहतरीन चिड़ियाघरों में शुमार किया जाता है और इसका एक लीडिंग रोल है और ये तमाम जूस के साथ जो पाकिस्तान के हैं उनके साथ वेल कनेक्टेड है। और इस हवाले से वी आर वेरी श्योर कि हमारे जो एनिमल्स यहाँ पर हैं वो बहुत अच्छी हालत में है। डेफिनेटली हमेशा गुंजाइश होती है मज़ीद बेहतर होने की। इस हवाले से कुछ हमारा जो डिपार्टमेंट है, पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट, वो भी काफ़ी काविशें कर रहा है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसके अंडर तमाम जूस आएँ और फिर हम उसको उसी तरीके से उन इंटरनेशनल लाइंस पर लेके चल सकेंगे जिस तरह बाहर के जूस हैं। सो इसके लिए काफ़ी काम जो है वो हो चुका है और काफ़ी सारा हो रहा है और डेफिनेटली इसमें बहुत सारे की गुंजाइश। किरण, एक बहुत ही आम सवाल, और वो ये है कि अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखती हैं आए दिन जानवरों के हवाले से जू की कंडीशंस उनकी क्या हैं, वो जू में किस तरह रखे जा रहे हैं, उनकी क्या हालत है, और वो देखकर इंतहाई इंसान का दिल भी दुखता है और तकलीफ में आ जाता है। इन वीडियोज़ और इन सिचुएशन के जो होती हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इस हवाले से लाहौर ज़ू में इस तरह का कभी भी कोई इस तरह का सिलसिला नहीं रहा जहाँ पर एनिमल अब्यूज़ या कुछ इस तरह से एनिमल वेलफेयर के एस्पेक्ट्स को अगर देखा ना जा रहा हो। इस हवाले से ये ज़रूर है कि कई दफ़ा कुछ जगहों के ऊपर स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसको हम लोग खुद ही फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व करना होता है। कई बार ये ज़रूर होता है कि अगर कई एनिमल हमारी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हैं, जैसे अगर लॉइंस जो हैं हमारे पास इस वक्त लॉइंस की तादाद 25 के करीब है, तो उस तरह से हिसाब से इनको जो है कई दफ़ा मेंटेन करना, ओवर क्राउडिंग वाले इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसके अलावा कभी इस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। अमूमन अगर कभी हमारी जब ओवर क्राउडिंग होती है तो हम एनिमल्स को एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, सफारी पार्क में या किसी और भी पार्क में जहाँ पर ज़रूरत महसूस हो वो भेज दिया जाता है, वहाँ पर एनिमल को शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि एक तो मकसद ये होता है कि पेयरिंग एनिमल की मुतासर ना हो, पेयरिंग कंप्लीट रहे, और दूसरा ये कि एक जो ब्लड लाइन चेंज है वो भी हो सके। सो इस हवाले से ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में ऑलरेडी शामिल होते हैं। क्या किरण सलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिस तरीके से सारी बातें वो शेयर कर रही थी, तो अच्छा लग रहा है कि बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं जानवरों के साथ, उनकी देखभाल की ट्रेनिंग भी खुद ब खुद हो जाएगी। किरण साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब हम चलते हैं, एक सफ़र करते हैं उमरकोट से कहाँ का, वर्ल्ड बैंक तक का। वाह वाह, क्या कहानी है, क्या कहानी है, क्या बात है। पाकिस्तान का और हमारा सर फख्र से बुलंद करने वाली एक हमारी सिंध की बच्ची जो उमरकोट से पहुंच गई सीधा वर्ल्ड बैंक, सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों की दुआएं, अपनी मेहनत और अपनी एक अच्छी नीयत लेकर। बिल्कुल, ये बासलाहियत लड़की जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उमरकोट से ताल्लुक रखती हैं, वर्षा थेबो, वर्ल्ड बैंक के साथ बतौर कंसल्टेंट मुंतखब हुई हैं, जो मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की बात है, हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है। इसके साथ साथ ना सिर्फ उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और अपनी ट्रेनिंग सेशंस वो ले रही थी, इसके साथ साथ जो दीगर बच्चियाँ थीं उनके इलाके की, उमरकोट की, उनका भी खास ख्याल रख रही थी, उनको भी तालीम दिलवा रही थी, यहाँ तक के वहाँ बैठकर उनको ट्रेनिंग्स देती थी, उनको पढ़ाती थी। और जिस तरह से ये सफ़र तय करते हुए वहाँ तक पहुँची हैं और इस सफ़र को उन्होंने जारी रखा हुआ है, काबिल तारीफ़ है और सलाम है बच्चे तुमको कि तुमने इस तरह पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं आज उमरकोट से वर्षा थेबो। अस्सलाम वालेकुम वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, मुबारकबाद। वर्ल्ड बैंक का हिस्सा बनना, आपके वालिदैन ख़ास तौर पर इनके बारे में बताएं, सबसे ज़्यादा कितनी खुशी यहाँ से आपको रिसीव हुई? थैंक यू। वालिद ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड बाबा इस वजह से भी खुश हैं कि मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं उनके साथ हूँ, तो हम यहाँ साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं इस न्यूज़ को। सो बहुत खुश हैं बाबा।
अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये ज़रूर बताएं कि इस तरीके से जैसा कि आप ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस इलाके से निकल कर जाना जहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स भी नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप इस अचीवमेंट को कैसे देखती हैं? कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आपके लिए? ओके, थैंक यू। लेकिन अचीवमेंट से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मैं इसको एक मुसलसल सफ़र के तरीके से देखती हूँ इन चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं करूँ, जो भी मेरी इस तरह की चॉइसेस रही हैं ज़िंदगी में कि मैं ये पढ़ूँ या मैं यहाँ जाऊँ या मैं ये करूँ, उसमें मुझे लगता है कि उसको मैंने हमेशा इस तरीके से देखा है कि मैं उससे क्या सीखूंगी, उससे मुझे क्या लर्निंग हासिल होगी। कभी मैंने अचीवमेंट के हवाले से उसे नहीं देखा है, तो इट्स अ बिट वियर्ड फॉर मी सुनने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर ये अचीवमेंट है भी, तो आई होप दैट्स नॉट द लास्ट वन, कि कोई आखिरी नहीं, और मज़ीद भी इस तरीके के मौके मिलते रहें और मैं मेहनत करती रहूँ। और What a vision, what a vision। मुझे ये बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में देखने वालों को कि सबसे ज़्यादा इस सफ़र में आपको किसकी सपोर्ट हासिल रही, वालिदैन में से, फैमिली में से? ये ज़रूर कहूँगी कि ज़ाहिर है सफ़र आसान नहीं था, और जहाँ हम अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें वहाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जब मैंने कहा कि आसान नहीं था, तो उसमें काफ़ी सेटबैक्स थे, काफ़ी स्ट्रगल्स थी, पर जो काफ़ी रिजेक्शंस थी, पर जो एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है वो कि मैंने कभी हार नहीं मानी। तो जब भी इस कंटिन्यूस सफ़र की बात आती है तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बाकी हार नहीं माननी चाहिए। और रही बात सपोर्ट की, तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे माशरे में, ऐसे माहौल में, ऐसे फैमिली में जहाँ लड़कियों की तालीम को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। पढ़ने लिखने का तो शौक़ था ही मुझे शुरू से ही, लेकिन उसको सराहना, उसको ऐसा अब नॉर्मल जैसा फील नहीं करवाना, जो कि मैं अक्सर अपने आसपास देखती हूँ कि लड़कियों की तालीम या लड़कियों का क्या, तो उसको नहीं, उसको सपोर्ट करना, किताबें लेकर आना और मुसलसल इनकरेज करना, मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑफ कोर्स बिल्कुल, आपने कभी हार नहीं मानी, यही आपकी कामयाबी का राज है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि आप बाकी बच्चियों को भी कामयाब करना चाहती हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए, आप उनकी सहूलियात फराहमी के लिए बहुत काम आपने किया है बाहर रहकर भी। इस हवाले से भी कोई डिटेल शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी, प्रोजेक्ट्स मेरे पेंडेमिक से पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स रहे, उनमें से एक तो था स्टडी सर्कल्स क्रिएट करना मेरे गांव में और आसपास के गांव में जो औरतें हैं उनको बेसिक लिटरेसी स्किल्स सिखाना। उसके अलावा उनकी हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्पेशली मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो हेल्थ एंड सैनिटेशन था, उसको मैंने लोकल वेलफेयर हॉस्पिटल्स के साथ जो मैंने रिलेशनशिप्स कल्टिवेट किए, मेंटेन किए, तो उनकी टीम्स की सपोर्ट की वजह से मैं वो प्रोजेक्ट्स कर पाई। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट था इंटरफेथ हार्मनी से रिलेटेड, जो कि मैंने यूनाइटेड नेशंस एंड अनहेट फाउंडेशन की मदद से किया। और पिछले साल मैंने डेविस पीस प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग है उसके थ्रू मैंने पल्स ऑक्सीमीटर्स पहुंचाए, मास्क पहुंचाए, हैंड सैनिटाइजर्स पहुंचाए। और क्योंकि ये वायरस बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड है, काफ़ी गलत इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंची है, या कभी कभार पहुंची ही नहीं है किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन कि वायरस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, तो उस हिसाब से लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना उनकी लोकल ज़बान में, सिंधी में, और जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनमें। एंड वंस अगेन मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, क्योंकि मैं वहाँ होती हूँ, मोस्टली मैं US में होती हूँ, तो वहाँ से बैठ के प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें मैं डिपेंड करती हूँ यहाँ के स्ट्रॉन्ग लोकल टीम्स पे, लोकल वॉलंटियर्स पे। और मुझे मुझे मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है इस वर्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो ये कि एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट लोकल टीम होना, लोकल टीम्स इनफैक्ट होना कितना ज़रूरी है, और उससे उतना ही ज़रूरी है जो यहाँ के लोकल इदारे हैं उनसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, क्योंकि वो यहाँ इन सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर्स को बेहतर तरीके से जानते हैं।
और उन्हीं की वजह से मैं ये सारे प्रोजेक्ट्स कर पाई हूँ। अच्छा वर्षा, ये बताइए, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रही हैं, लेकिन एक और प्यारी बात जो सारी दुनिया को मैं चाहती हूँ पता चले कि आपने वहाँ से बैठकर उमरकोट के बच्चों को डिजिटल क्लासेस दी, वो कैसे किया, वो कैसे पॉसिबल हुआ और उसकी क्या वजह थी? तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा और वंस अगेन जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स जो मैंने बिल्ड की पाकिस्तान में, यहाँ पर स्पेशली सिंध में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी काफ़ी मदद हुई उस हवाले से, क्योंकि मैं जो डिजिटल क्लासेस लेना चाहती थी वो सारा स्ट्रक्चर्स को, सारी चीज़ों को सेटअप करने में मेरी वंस अगेन लोकल टीम ने हेल्प की। तो जो लोकल वॉलंटियर्स थे जिनकी वजह से मैं फिर वो चीज़ें रिकॉर्ड कर पाई, तो मोस्टली जो लेसन्स थे वो इंग्लिश के थे, जो बेसिक स्पीकिंग या राइटिंग, वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाई। कभी कभार लाइव क्लासेस होती थी, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई लोकल टीम की मदद से। तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, मैंने काफ़ी इंजॉय किया उस डिजिटल टीचिंग एक्सपीरियंस को। आई होप बच्चों ने कुछ सीखा हो, पर इट वाज ग्रेट। बेशक आपकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे मुल्क के लिए भी, और आप नाम तो रोशन ऑलरेडी कर ही रही हैं। वर्षा थेबो साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मिलवाएंगे एक चैंपियन फैमिली से। चैंपियन फैमिली से, ये फैमिली कौन है, कहाँ है, किधर है, कैसे दिखते हैं, इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया सब सवेरे पाकिस्तान की तरफ से और हम दोनों की तरफ से। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ जहां आपने वर्षा से मुलाकात की और पाकिस्तान का नाम रोशन होते हुए आप देख रहे हैं, आपका सर फख्र से बुलंद होता जा रहा है, तो ये खबर भी सुन लीजिए कि एक ही घर के 3 अफराद ने दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया और वो रिकॉर्ड था गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना। पाकिस्तान ने ऐसी एक फैमिली जिसकी 3 नस्लें, दादा, बेटा और पोती, तीनों ने गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए, तीनों ने रिकॉर्ड्स बनाए। तो वाकई चैंपियन फैमिली। और आप गई भी थी, इनसे मुलाकात भी करके आई हैं। बिल्कुल तो हम चलते हैं और देखते हैं कि माया की क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि अब वाकई हमें इन पर फख्र तो है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये तीनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, दादा, बेटे और पोती के। तो आइए आपको भी दिखाते हैं माया की क्या बातें हुई वहां पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जिनका पूरी दुनिया में बहुत हलचल है। 70 साला नसीमुद्दीन साहब, जो कि पूरी ज़िंदगी वेल्डिंग का काम करते रहे, एक इंतहाई तजुर्बेकार इंसान, ज़िंदगी भर रिज़्क़े हलाल कमा कर अपने बच्चों को कमा कर खिलाते रहे। कहते हैं इनके बारे में बड़ा मशहूर है, कभी किसी से एक पैसा कभी गलत नहीं लिया, कभी किसी का उधार नहीं रखा, कभी कोई नाजायज़ काम नहीं किया, बस मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते रहे और उन लोगों का पेट भरते रहे। अपने घर की कफालत करते करते ये अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन अपने ही बच्चों में से एक ऐसा हीरो निकलेगा जो ना सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा, बल्कि एक दिन उसी माँ बाप का नाम रोशन करने पर उसको मजबूर कर देगा। इत्तेफाक से ये खबर आ गई कि 18 सेब कोई अंगूठे से तोड़ सकता है और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम कायम कर सकता है। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या बात है, ये कौन सा रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि एक साथ अंगूठे से 18 सेबों को तोड़ दिया गया और एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। ये साहब है नसीमुद्दीन साहब और इनके बेटे राशिद साहब और उनकी बेटी फातिमा। इनसे कराएंगे आपकी मुलाकात और आज हैं आप हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में नसीमुद्दीन वेल्डर के घर। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस वक्त जिनके घर में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया के साथ कि उन्होंने अपने घर में हमें आने दिया, हमें इजाज़त दी, अपना समझा और वो उनसियत दिखाई जो वाकई किसी गैर के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो अलबत्ता मेरी पूरी टीम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये
कौन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन तो किया ही, लेकिन उस उम्र में जाकर जिसमें लोग ये सोचते हैं कि भाई अब तो उम्र गुजर गई, अब सुकून से बैठो, वक्त गुजर गया, अब क्या करना है, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा नहीं, मैं सारे एग्जाम्पल्स तोड़ दूंगा, मैं सारी रिवायात तोड़ दूंगा और मैं रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। और रिकॉर्ड तोड़कर आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि एक ही इंसान की 2 नस्लें हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद बराह रास्त हमें देख रहे हैं और हम हैं नसीम साहब के घर में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया घर में आने के लिए, इजाज़त दी आपने, अपना समझा, थैंक यू सो मच सर। जब उम्र गुजर जाती है तो लोग कहते हैं कि छोड़ो अब जो हो गया वो हो गया। आपने ज़िंदगी भर वेल्डिंग का काम किया, सही कह रही हूँ, मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। ज़िंदगी भर आपने वेल्डिंग का काम किया और उसके बाद आपने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो लोग जवानी में भी सोचते हुए थर थर कांपते हैं। ये क्या किया आपने और किसने आपको बोला कि इतने सारा 18 सेब तोड़ डालो एक साथ हैं? ये क्या किया आपने? ये सारा राशिद का साहब का हिसाब है ना, इनको ही पकड़ना है। शाम के टाइम पे प्लास्टिक से आए वापस, आके सेब लेके आए, आके कह रहे यार आपको कोई काम लेना है, कह रहे पहले तो हाथ दिखाओ। फिर मैंने आगे हाथ किया तो इन्होंने दबाया दबाया। आपने कहा दुआएं ले रहे हो दबा रहे हो तो इन्होंने कह रहा मैं काम कराना चाहता हूँ आपसे कुछ। अरे मैंने कहा भाई इस उम्र में क्या करवा रहा तू? फिर कह रहा नहीं बस ये करना है। मैंने कहा ठीक है फिर क्या करना है बोल। हाँ। इन्होंने मेरा हाथ में वो दिया मैंने। हाँ। इस अंगूठे से मतलब। हाँ। ये पूरा हाथ तो खाली पकड़ने का है, बिल्कुल ऐसा ही। बाकी ये जो अंगूठा है खाली इसका साथ दबा के उसको मैंने उठा के 2 कर दिए। ऐसे ही मतलब ऐसे किया और मैंने 2 कर दिए उसके। फिर मैं कुछ थोड़ा सा उसमें था, मुझे तो नहीं थी ना कुछ ट्रेनिंग शुबे में पड़ गए। क्या कह रहा है ये? इन्होंने फिर मेरे को हर चीज को थोड़ा सा दिन वो कराया, तैयारी कराई, प्रैक्टिस कराई। इसलिए कराई अच्छा कि एक टाइम का हिसाब किताब होता है उसमें। ठीक हो गया, कैसे उठाना है, कितने टाइम में कितना टाइम बर्बाद करना, कितना सही करना है। उसे 1-2 दफ़ा तो हुआ, फिर किया अल्लाह पाक ने इतनी। देखो अब मुझे ये बताइए कि जब आपने ये किया तो आपने क्या सोचा था कि आज ज़िंदगी मुझे यहाँ लेकर आई है? तो क्या लगता है राशिद कहाँ पहुँचा है उधर से? देखिए जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की ना, तो जब बच्चा हमारे पास भी जब बच्चा मार्शल आर्ट करने के लिए आता है तो हम उसको छोटी छोटी कामयाबियों की तरफ लेके जाते हैं। जैसे छोटी छोटी चैम्पियनशिप्स वगैरह खिलाते हैं। फिर इसी तरह फिर उसको बताते हैं कि भाई अगर आप ऑल कराची लेवल पे जीतेंगे तो फिर ऑल सिंध पे जाएंगे, फिर नेशनल पे जाएंगे, फिर यूं नाम होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक मेरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो था कि आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाबी हासिल करता गया। 2003 में मैंने एक ईरान में जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली और उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, तो मैंने देखा एक टीवी शो देखा, तो वहाँ पर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जब प्रोग्राम देखा तो मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि यार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोग्राम तक जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ से आई आपको? यानी किसी और ने नहीं, खुद की इंस्पिरेशन? मेरे जहन के अंदर ये चीज़ आई कि 2003 के अंदर। फिर लेकिन क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँचना खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये समझ लें आप। बिल्कुल एक इतना मुश्किल काम है। तो 2003 से लेके 2013 तक मैंने स्ट्रगल की और फिर 2013 में मुझे पहली मर्तबा जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने का मौका मिला, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2014 में मैंने उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जिस प्रोग्राम को देख के मेरी इंस्पिरेशन हुई थी। 2003 के अंदर जो था लो शो दाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इटली का शो था एक बहुत बड़ा। उसी में जाके मैंने जो है वो पाकिस्तान के लिए एक आलमी रिकॉर्ड बनाया और जो है पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। फिर ये सिलसिला खैर आगे चलता गया। खैर जब तक मैंने 2, 4, 5, 10 रिकॉर्ड बनाए थे तो उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना सकता हूँ। और फिर जब कामयाबियाँ मिलती गई तो मुझे अपने अंदर ये अंदाज़ा हुआ कि यार टैलेंट मेरे अंदर है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो कैटेगरीज हैं ये मैं एटलीस्ट 50 रिकॉर्ड्स बना सकता हूँ। देखने वालों को बता दो जो अभी हमें देख रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ और मोहब्बत और बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त दादा, बेटा और पोती 3 नस्लें एक साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ 92 पर। सर आपने कहा था कि ये जवाब दे ले, फिर मैं एक बात बताऊंगा, वो राज मैं जानना चाहती हूँ। बात ये है, हाँ मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह पाक को इससे भी ऐसे काम कराए, रुतबा देना, मतलब ऐसा
नसीम साहब, मैं कुछ 2 सवाल करने वाली हूँ। एक वो जो सब जानना चाहते हैं और एक वो जो मैं जानना चाहती हूँ। पहले कौन सा पूछूं? जो दिल करे। चले पहले वो पूछते हैं, सब पूछना चाहते हैं कि ज़िंदगी भर आपने वेल्डिंग की, ठीक है, 70 साल की उम्र में आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, तो जो आसपास के लोग थे, मोहल्लेदार, दोस्त, हल्का अहबाब, काम करने वाला इलाका, उनका क्या था कि ये सेब वेब तोड़ के कहाँ पहुँच गए नसीम भाई? अभी जो है ना उधर का दादा को नहीं पता, इन्होंने मना किया हुआ था मुझे कि दादा को नहीं बताना, अभी नहीं बताना जब तक वहाँ से रिजल्ट ना आ जाए। तो मैं मना करते थे, मैंने नहीं बताया। फिर अभी आप यकीन करें टीवी पे कितना आ चुका। बिल्कुल, बहुत मैंने खुद नहीं देखा अभी तक। ये तो बहुत ही अच्छा मैं कोशिश करी बैठ के देख, पता लगा आ ही नहीं रहा। आए हाय, सारे मैं दिखा रहे हैं कि आप एक काम कीजिएगा ना, मैंने अपनी आंख से अभी नहीं देखा। आप एक ही जगह देखिएगा 92 पे बस, और कहीं मत देखिएगा आप। 92 हमारे चैनल है ना, उस पर देखिएगा बस। ठीक है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो। क्या किया ये दुनिया में क्या हलचल मचा दी है? इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कैसे कर लिया भाई? क्यों और कैसे, बताओ कैसे? बस कर। अच्छा, बस कर लिया तो हर मोहल्ले में हो रहा होता ये रिकॉर्ड कायम, तो अगर इतना आसान होता तो मुझे बताओ ये किस तरह शौक हुआ तुम्हें कि मैं जो ना मार्शल आर्ट्स की तरफ आऊँ, ये बताओ। जब मैं पापा को देखती थी प्रैक्टिस करते हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी पापा की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाऊं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे भी बनाना चाहिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतनी सी पिद्दी के अंदर दिमाग में ये बात आई कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? तुम्हारी बातें मान लूं हैं? इतनी सी पुड़िया के अंदर से इतनी सारी बातें निकल रही हैं। मुझे एक बात बताओ, ये बताओ कि किसने तुम्हें इंस्पायर किया कि अब्बा ने बनाया मैं भी बनाऊंगी? किसी ने कहा या खुद से ख्याल आया? पापा ने कहा था। पकड़ी गई। पाकिस्तान की तरफ से, सबकी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ढेरों मुबारकबाद। दुआ ये है कि अर्शद भाई आप और आने वाले तमाम जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग फातिमा, आप लोग रिकॉर्ड लोगों के तोड़ते रहें और फतेह पाकिस्तान के नाम जो है वो लेते रहें और करवाते रहें। आगे रिकॉर्ड कितने और तोड़ने, कितने प्लान है ज़रा हम, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाएं? जी इंशाल्लाह ताला 100 रिकॉर्ड का टारगेट है, इंशाल्लाह ताला जल्द होंगे हम। सही है भाई, हम बहुत सारे हैं, फिर हम आ जाएंगे जैसे ही आपके इंशाल्लाह 100 रिकॉर्ड हो जाएंगे। जब सेंचुरी हो जाएगी ना रिकॉर्ड्स तोड़ने की, राशिद भाई सबसे पहले आपने हमारे साथ करना है। इंशाल्लाह 73 मेरे इंडिविजुअल हो चुके हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत करीब हूँ, बहुत करीब मैं है। अपने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आपने हमें इजाज़त दी। आपके आप कोई भी अपने घर आने की इजाज़त देता है, वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो बढ़िया, 92 का शुक्रिया, घर पे आए आपने ये प्रोग्राम किया हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और बहुत डिफरेंट था प्रोग्राम माशाल्लाह, बहुत अच्छा मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। और तुमको कुछ खास बात करनी है अपने जैसे और बहुत सारे बच्चों से कुछ कहना है तो कह दो कि वो फ़ोन में लगे रहते हैं, सोफ़े पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो ज़रा कुछ कहना चाहोगी फातिमा मेरी तरफ से प्लीज़? मेरे भी घर में 2-4 हैं ऐसे पीसेस भाइयों के और बहनों के बच्चे, ज़रा बोल दो ना ज़रा सबको। सब बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी मेरी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो चैंपियन फैमिली से आपकी मुलाकात हो चुकी है। अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे मुल्क की चैंपियन गुलकारा से, जो कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक उनके कमाल किस्म के गाने आते रहते हैं, और जो उनका यॉनरा है वो यॉनरा चेंज भी करती रहती है, तब्दील करती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर इस दफ़ा अभी उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है शायर मशरिक को, और किस तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया उनसे हम बातचीत भी करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं नताशा बेग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगा सबसे पहले आगाज में हम आपसे कुछ सुन लें। डरते डरते आ चुका है, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप गुनगुना दें, फिर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो डरते डरते इज़ फ्रॉम माई एल्बम, और वो मैंने पहले ही रिलीज़ कर दिया ताकि एक नो हाउ हो जाए लोगों को कि एल्बम क्या होगी। सो इट गोज़ लाइक डरते डरते दमे सहर से
तारे कहने लगे कमर से, नजारे रहे वही फलक पर, नजारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। हमेशा की तरह छाती रहती हैं आप, और जवाब शिकवा से लेके जवाब शिकवा से लेके अब तक आपके मुख्तलिफ हिट गाने हम देख रहे हैं मुसलसल आ रहे हैं। लेकिन शायर मशरक को ट्रिब्यूट पेश करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है सिंगिंग में भी, खासतौर पर उसकी लिखाई में भी। कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? एक मेंटली प्रेशर भी होता है कि जिसको आप ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं, खासतौर पर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको लिखना या उसको गाना? बिल्कुल, मुझे शायद ये ज़रूरत आती ही नहीं अगर मुझसे ये कोक स्टूडियो में अगर ये काम नहीं करवाया गया होता, क्योंकि जब उस वक्त भी मुझे ये गाना दिया गया था, ये कलाम जब दिया गया था, और वो मेरा डेब्यू था, और मेरे साथ अल्लामा इकबाल का डेब्यू था कोक स्टूडियो में, तो मेरे लिए बहुत ही एक बोलते ना प्रेशर मुझे बहुत फील हुआ था उस टाइम पे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई थी। और मैं बहुत मेरे मतलब क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में कि ये कैसे होगा, क्या होगा। फिर बस अल्लाह ने बहुत साथ दिया और उसका ऐसा रिस्पॉन्स आया जो मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और ज़्यादातर यूथ से बहुत आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, कुछ बड़े लोग सुन लेंगे, बच्चे तो शायद उसको दरगुजर कर देंगे, लेकिन बिकॉज द वर्ड्स आर रियली हैवी, उनकी मीनिंग, और ऐसे ही आप एक बार पढ़ ले तो अल्लामा इकबाल की शायरी उस तरह से नहीं समझ आती, आपको बहुत गौर करना पड़ता है। बट टू माई सरप्राइज काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आने लगे बच्चों के कि उनकी एकेडमिकली बहुत हेल्प हो रही है इसकी वजह से। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। हमें पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, कम से कम सुन रहे हैं। काश मेरे भी टाइम पे किसी ने इस तरह किया होता। तो बस वही से ही जो है ना फिर मुझे हुआ कि नहीं, एक पूरी एल्बम जो है ना मैं उनके लिए डेडिकेट करूंगी, क्योंकि आई थिंक आई ओ दिस टू हिम, बिकॉज उनकी वजह से मुझे पहचान मिली और बहुत सारे रीजंस थे। दूसरा ये कि यूथ तक मुझे ये बात पहुंचानी थी। समझे शिकवा जवाब शिकवा एक मेरे एक्सपेरिमेंटल था, वो कामयाब हुआ तो मैंने बोला चलो व्हाई नॉट। एक्सपेरिमेंट कैसा था? फरीद अयाज साहब आपके साथ थे और अबू मोहम्मद कवाल साहब आपके साथ थे, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा उस जॉनरा में गाना? वैसे आप सूफी रॉक की ज़्यादा आपका फोकस होता है। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं अभी भी जब सोचती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा जो इम्पैक्टफुल टाइम है ना वो वही है, और उनके साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात थी। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत अगेन आई वाज लाइक डाउटिंग माई सेल्फ, लेकिन कहते हैं कि मतलब उनका साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छे से अकोमोडेट किया, और आई थिंक थिंग्स जस्ट गॉट हैपेंड एंड देन आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड मैं बहुत हैरान थी जो चीज़ निकल आई थी उसमें से, जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट ये कि उनके साथ काम करके आई फील वेरी वेरी गुड। अच्छा, मैं भी यहाँ हूँ, इधर मतलब सवाल करूँ? मैं मैं सुन रही हूँ, मैं हूँ यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनकी बातों में इतनी खो गई, फिर मैं वापस आई, अच्छा मैं शो भी कर रही हूँ। तो वो क्योंकि मैं आपको देख रही थी नताशा, और आपके अंदर से जो एक रूहानियत मुझे फील हुई है, और वो उसका रीज़न ये है कि मैं समझती हूँ आप इसको खुद तस्लीम कर चुकी हैं कि जब आपने शायर मशरक का जो पहले आपने जब शिकवा जवाब शिकवा आपने पढ़ा और आपने उसको सुरों के ज़रिए समझने की और समझाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल है उसने आपकी रूह पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। क्योंकि आपने खुद कहा अभी थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक में थे कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आप शायर मशरक को इस तरह का ट्रिब्यूट पेश करें। नहीं सोचा। और ये चीज़ जब तक रूहानियत नहीं होती तो उस तक इकबाल पहुँचता नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगी, और मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें जो होती हैं वो जो प्लान्ड होती है वो ऊपर वाले से प्लान्ड होती हैं। तो आप इसको बेशक रूहानियत कहें या जो भी कहें, क्योंकि इंसान के मूड का कुछ पता नहीं है। मुझे खुद हर चीज़ क्लेम करने से अजीब सा लगता है। Absolutely, तो absolutely. मैं तो ये है कि हाँ, मेरे ख्याल से हर इंसान एक एक्सपीरियंस की मतलब गो थ्रू करता है, कभी वो रूहानियत फील करता है, कभी नहीं करता है। बट म्यूज़िक ने जो है ना मुझे बहुत ही चीज़ें करीब से फील करवाई हैं, है ना। अब म्यूज़िक का ये से इसी को जोड़िएगा इस बात से कि जब रिकॉर्ड कर रही थी आप उनके कलाम, कौन सा ऐसा मौका जिसमें सबसे ज़्यादा एक लर्जिश फील हुई, रोंगटे खड़े हुए और लगा कि पता नहीं ये शायद मेरी रूह को जाकर ये शेर लग गया? मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल की कोई शायरी ऐसी नहीं है जिसमें आपको ऐसा फील ना हो। और अच्छा, मेरी इस एल्बम में क्योंकि शिकवा जवाब शिकवा एक वो फेज़ था जो एक बहुत भारी, मैं कहूँगी एक रूहानियत के हिसाब से, मेरे इस एल्बम में मैंने उनकी वो शायरी उठाई है जो लोगों के लिए थोड़ी सी लोगों को समझ भी आए, और वो शायरी जो अल्लामा इकबाल का वो साइड किसी ने देखा नहीं, क्योंकि अल्लामा इकबाल का हमेशा हमने शाहीन और जोश वाला साइड देखा है। हमने उनका
एक शायराना अंदाज, सॉफ्ट साइड नहीं देखा। तो इस एल्बम में मैं उनका वो सॉफ्ट साइड लाने की मैंने पूरी कोशिश की है और हर एक कलाम को पढ़ना मुझे बल्कि ज़्यादा मज़ा आया इसमें। मतलब डर से ज़्यादा, इस तरह शिकवा के टाइम पे मुझे डर लग रहा था, इस टाइम पे आई वॉज नॉट स्केयर्ड, आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस। और आपके जो गीत आ रहे हैं उससे मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि भाई हमारे नौजवान तो आजकल बस ये इस किस्म के फास्ट ट्रैक्स पसंद करते हैं जिनके फजूल किस्म के लिरिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आपकी एग्जाम्पल ली जाए शिकवा जवाब शिकवा की, या अभी आपके जो जितने भी गीत आ रहे हैं, तो उन सब की एग्जाम्पल देखते हुए हम ये मेरे ख्याल में समझ सकते हैं कि नौजवान अगर उनको अच्छा कंटेंट दिया जाए, अच्छे लिरिक्स दिए जाए, अच्छे गाने दिए जाए तो वो सुनते हैं और मेरा ये मानना है। म्यूजिक तो रेवोल्यूशन लेकर आता है और म्यूजिक से तो क्या रिश्ते जुड़ते हैं। कुछ हम सुन सकते हैं इस दफ़ा जो आपने सूफी रॉक जो किया है उसमें आपका जॉनरा है, लेकिन आपने इस दफ़ा बिल्कुल सॉफ्ट साइड किया है ताकि वो उससे बिल्कुल हट भी सके और एक चैलेंजिंग भी हो। कुछ सुन सकते हैं? मैं एक उनकी शायरी है वो सुनाऊंगी, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो उसको बहुत एक रॉक फील में किया है, विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट जॉनरा टू डू। सो आई रियली होप कि मेरी आवाज़ निकल जाए सुबह सुबह, बट लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। सो इट गोज़ लाइक, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरों, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरों। शर्फ में बढ़ के सुरैया से मुश्ते खाक उसकी, कि हर शर्फ है उसी दर्ज का दुरे मकनू, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। क्या बात है, क्या बात है। नताशा हमारे साथ आई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत खुशी हुई वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम में शाहज़ेब अहमद और माया खान को इस दुआ और इस नियत के साथ इजाज़त दीजिए। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि फी ज़माना कैसे पता चले कि वली कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो शख्स जो दुनिया में रहता हो लेकिन दुनिया उसके अंदर न रहती हो, ये उसके वली होने की पहचान है। रखिएगा अपना ख्याल, जुमे की बरकतें आप पे नाजिल होती रहें। रब ताला के सुपुर्द आपको और हमने अपने आप को किया। होगी आपसे मंडे को मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।